एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से हम नॉलेज मंत्रा पर स्वागत करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। नॉन मेटल में कुछ नॉन मेटल के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें नॉन मेटल में अधातु में जो हमने बताया था 3 प्रकार के एग्जाम्पल दिए थे। एक हाइड्रोजन का, उसके बारे में जानकारियाँ दिया था। हाइड्रोजन की जो आइसोटोप से होते हैं वो H1, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम इन सब के बारे में बताया था। 1H2, 1H3। और हमने आइसोटोप्स और आइसोट्रॉप्स के बारे में बताया था। आइसोटोप्स जो होते हैं उसके समान परमाणु क्रमांक समान होते हैं। आइसोट्रॉप्स जिसे समभारिक कहते हैं, उसके परमाणु भार समान होते हैं। और इसके बाद हमने हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बारे में बताया था। और ऑक्सीजन का हमने आप लोगों का अपर रूप बताया था, एलोट्रॉप्स जिसे बोलते हैं। एलोट्रॉप्स जिसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अपर रूप के बारे में बताया था ओजोन। अपर रूप के ऑक्सीजन का अपर रूप क्या होता है? ओजोन का हमने यूज बताया था कि ओजोन जो परत होती है वो आपको सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है। हम लोगों के शरीर के टच में नहीं आने देती है, धरातल पे नहीं आने देती है, रोकती है। और ये धीरे धीरे छिद्रित भी हो रही है। और इसको नापने की जो यूनिट होती है वो डाप्सन होती है। और अल्ट्रावायलेट किरणों क्योंकि यदि अल्ट्रावायलेट किरण के संपर्क में हमारी त्वचा आएगी तो त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होने का डर रहता है, कैंसर हो जाता है। इसलिए हमारी रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट किरण। पराबैंगनी किरणें बैगनी किरणों से रक्षा करता है आपका ये ओजोन परत। और जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी रेज, ये बहुत हानिकारक होती हैं। ये त्वचा कैंसर फैलाती हैं यदि शरीर के संपर्क में आने पे। और इससे रक्षा करता है हमारी ओजोन परत। इसके बाद हमने नाइट्रोजन के बारे में बताया था। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया था धातु का नाइट्रोजन के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया था। और इसके बाद अब हम आज आप लोगों को कार्बन एंड कॉम्पोजिट्स और कार्बन के कंपाउंड के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्बन जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैन बनाता है। सबसे ज़्यादा चैन बनाने वाला, सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण रखता है। और जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। सम है तो जस्ट दुगुना डबल हो जाएगा इसका आपका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या। और देखिए अब यह एक अधातु है। नॉन मेटल के बारे में बता रहे हैं, जाहिर सी बात है मेटल ही होगा, अधातु ही है। और 14 ग्रुप ब्लॉक में किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 14 से। 14 से, ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर और जेड से डिनोट करते हैं, जिसे 6 हो जाएगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 यही है। और इसके बाद यही प्रोटॉन का नंबर भी होता है और यही इलेक्ट्रॉन का नंबर ही होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं सीधे तौर पे, जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यदि कहीं तत्व पे कोई आयन न चार्ज न लगा हो, चार्ज लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। बाकी यदि चार्ज नहीं लगा है, यदि सिंपल तौर पे लिखा गया है, तो जो परमाणु क्रमांक होगा वो आपका, जो परमाणु क्रमांक जेड होगा वही आपका प्रोटॉन होगा, वही आपका इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक एक दूसरे से सब बराबर होते हैं। और इसके बाद जो एटॉमिक मास होता है जिसे ए से डिनोट करते हैं, ए होता है आपका परमाणु क्रमांक प्लस प्रोटॉन प्लस सम ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन का योग जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। और इसका परमाणु प्रोटॉनों की संख्या कितना है? वो भी 6 है। तो कि परमाणु द्रव्यमान मास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए, इसका वैलेंसी 4 होता है, क्योंकि यदि हम वैलेंसी निकालें 2 फिर 8 फिर 4 तो इसको लेना रहेगा या 4 देना रहेगा, -4 या +4, यानी 4 ही इसकी वैलेंसी रहेगी। देखिए इसके बाद बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग में कौन सा बंध पाया जाता है? एक तो सिग्मा बंध पाया जाता है और एक कोवैलेंट बंध पाया जाता है। एक सिग्मा बंध पाया जाता है और एक कोवैलेंट, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन में दिया है तो दोनों पे टिक कर सकते हैं, सिग्मा बंध और कोवैलेंट सहसंयोजक बंध। और इसकी जो आकृति होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। कार्बन आवर्त सारणी में सबसे अधिक श्रृंखला में सबसे ज़्यादा चैन सिस्टम बनाता है। जैसे CH4 हो गया तो C इधर हो गया, फिर H हो गया, H के पास एक ही रहता है, H इधर हो गया, H इधर हो गया,
फिर एक एच इधर होता है। कार्बन के पास 4 बाहरी कक्षा में, तो चारों चारों यहाँ पे चारों जो होते हैं ये आपस में मिल के इसका भी पूरा हो जाएगा और इसका भी पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा। इसी तरीके से चैन सिस्टम सबसे ज़्यादा बनाता है कार्बन। इसके बाद कार्बन के जानने के लिए हम थोड़ा सा कोयले के बारे में जानें। जो कोयला होता है वो बहुत पुराने समय से, काफ़ी करोड़ों साल पहले पुराना कोयला जो होता है और उसके कोयला से ढका रहता है। जो ज़्यादा पुराना कोयला हो जाता है वही आपका हीरा का फॉर्म ले लेता है। यानी देखिए यहाँ सारा चारों तरफ कोयला है, कोयले की खान है, इसमें चारों तरफ कोयला है। ये जो कोयला बहुत पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना है, तो ये क्या हो जाता है, हीरा का फॉर्म ले लेता है। जैसे आप जानते हैं कि अफ्रीका के जंगल में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। और इसके बाद कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स मतलब अपर रूप, अपर रूप जो आपको बता दें, जैसे ऑक्सीजन का अपर रूप क्या होता है, ओजोन होता है, O3 ओजोन होता है। ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन होता है। ऐसे कार्बन का अपर रूप क्या क्या होता है, एक आपका कार्बन का रूप अपर रूप हो जाएगा हीरा, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, फुलरीन। फुलरीन जो होता है वो फुटबॉल की जैसा दिखता है, इसका C60 से डिनोट किया जाता है। और ये ड्रग्स दवा को डिलीवरी में यूज किया जाता है इसका, फ्लोरीन का। और इसके बाद एक और होता है, 4 प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं। एक डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप जानते हैं, ग्रेफाइट के बारे में हम आप लोगों को बताया था, डायमंड, ग्रेफाइट, इसके बाद फ्लोरीन। इसके बाद एक होता है ग्रेफीन, ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन, ग्रेफीन, ग्रेफीन। और ये आपका देखिए डायमंड आप जानते हैं हीरा को बोलते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट आप जानते हैं जो पेंसिल जो होती है, पेंसिल जो होती है, पेंसिल जो होती है दोस्तों, उसके नोक में जो ये पढ़ा छीलने के बाद जो प्राप्त होता है काला काला होता है, यही आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित होता है। और ये आपको बता दें कि जो डायमंड और जो कार्बन है, एक कार्बन के बारे में एक और ट्रूथ है, जो कार्बन और हीरा होता है, ही डायमंड होता है, ये दोनों नॉन मेटल हैं। जबकि ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो गैसी फार्म में रहते हैं, गैसी फार्म में रहते हैं। लेकिन जो दोनों ये अपवाद हैं ये सॉलिड फार्म में रहते हैं। कैसा रहते हैं, सॉलिड फार्म में रहते हैं। और इसके बाद नॉन मेटल का एक और अपवाद होगा, आप लोगों को बता दे रहे हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन ज़्यादातर गैसी फार्म में रहते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो आपका कैसा होता है, लिक्विड फार्म में होता है, लिक्विड फार्म में होता है, लिक्विड फार्म में होता है। ये अपवाद भी याद रखना, ये अपवाद पूछ लिया जाता है। इसके बाद फुलरीन के बारे में आपके, ग्रेफीन जो होता है आर्टिफिशियल हार्डेस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन का जब सबसे ज़्यादा कृत्रिम सॉलिड पदार्थ होता है, कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और ये कहाँ यूज किया जाता है, ये आपका जो रॉकेट होता है उसके जैकेट में यूज किया जाता है, ये ग्रेफीन का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में भी ग्रेफीन का यूज किया जाता है। ये कृत्रिम द्वारा बनाया गया सबसे हार्डेस्ट कार्बन का पार्ट अपर रूप होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में अंतर जान लेते हैं। देखिए जो डायमंड होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये शुद्धतम कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। और ये नेचुरल सॉफ्ट सब्सटेंस ऑफ कार्बन, ये कार्बन का मुलायम पदार्थ होता है, प्राकृतिक मुलायम पदार्थ होता है, नेचुरली होता है यानी प्राकृतिक होता है और मुलायम होता है। कार्बन का के नज़रिए से बहुत मुलायम होता है। और इसके बाद नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये प्राकृतिक रूप से हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये आपका प्राकृतिक रूप से सॉफ्ट सब्सटेंस है आप कार्बन का। और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C1H4, C1C4। और इसका कैसा होता है, C1C3 प्लस C3। देखिए इसका स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है, क्योंकि ये चारों अपना एक दूसरे से बांड बना लेंगे। और इसके बीच में कोण कितने का होता है, एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। इसके बाद इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है और इसके बीच में एक लड़ी होती है। और इसकी जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर, इसमें यानी सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इसमें ये विद्युत का जबकि ये विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक। और ये जो होता है डायमंड कुचालक होता है और ये सुचालक होता है, यानी इसमें धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट में आपको बताया था कि नोक में यदि इस तरफ से इस तरफ धारा पर हम देखें, तार लगा के देखें, तो यहाँ से यदि हम करंट सप्लाई करें तो यहाँ पे आउटपुट करंट का मिलेगा। जबकि ऐसा डायमंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, डायमंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत का कुचालक होता है।
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी इसकी 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। डेंसिटी इसकी कितनी होती है? 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो होता है डायमंड होता है ज़्यादा डेंस होता है, डेंसिटी ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घनत्व होता है इसका, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉलिड भी होता है। मतलब इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, जबकि इसके मॉलिक्यूल इसकी तुलना में दूर दूर होते हैं। और इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3527 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3547 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 2726 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट किस पदार्थ का होता है या किसी नॉन मेटल का होता है, तो आप किस पे टिक करना है? किस तत्व का होता है? तो डायमंड पे। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, तो उस पर हम क्या टिक करेंगे? टंगस्टन पे। मेटल की बात करेगा तो टंगस्टन पे, और तत्व या नॉन मेटल की बात करेगा तो हम वहाँ पे डायमंड को टिक करेंगे, क्योंकि टंगस्टन का भी जो होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसकी जो संकरण होता है sp3 संकरण होता है इसमें, और इसमें sp2 संकरण होता है। प्रेजेंस ऑफ वंडरवाल फोर्स होता है, जो कमज़ोर बल होता है वंडरवाल फोर्स, वो इसमें पाया जाता है। 2 लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइटों के 2 लेयर, 2 परतों के बीच में, 2 परतों के बीच में जो होता है, 2 परतों के बीच में क्या होता है? वंडरवाल बल पाया जाता है। सो दैट्स चिकना होता है। और ये देखिए, ग्रेफाइट का एक यूज किया जाता है स्नेहक के रूप में। जो मशीनें होती हैं वो उसमें स्नेहक का लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिससे उसमें नॉइज न उत्पन्न हो, बहुत स्मूथली रब करे और उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाए मशीनों का। इसलिए लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? मशीनों में। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसका लाइफ साइकिल ज़्यादा दिन तक चल सके और स्मूथली वर्क कर सके। देखिए, इसके बाद हम कार्बन के कुछ आपके चैन श्रृंखला बनाने वाले कुछ तत्व उठाते हैं। जैसे आपका मेथेन हो गया। मेथेन, तो यहाँ पे हमने आपको मेथ यदि C1 है तो मेथ, C2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो पेंट ब्यूट, और 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। यानी नोन है 9 है तो नोन, और 8 है तो एट आक्ट, और 7 है तो हेप्ट। ये आपको संबोधित किया जाता है। यदि आपका जैसे CH4, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ से कंफर्म हो गया, कार्बन की एक क्वांटिटी है। कार्बन की कितनी क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी है। एक है तो ए मेथ आएगा। क्या आएगा? मेथ आएगा। और यहाँ पे 4 है तो ये मेथेन हो जाएगा। तो देखिए, मेथेन कहाँ पाया जाता है? इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, यानी मार्स गैस, मार्स प्लेनेट पर, मंगल ग्रह पे पाया जाता है, और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस, स्मोक फ्री, गोबर गैस भी इसको कहा जाता है। गोबर गैस में क्या क्या पाया जाता है ये दिखाए हैं हमने। CH4 जो होता है, मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, और N2 नाइट्रोजन 7.5%, और हाइड्रोजन 2.5%। यानी मीथेन सबसे ज़्यादा 55% पाया जाता है। भोपाल गैस ट्रस्टी जो MIC में हुआ था 1984 में, वो मीथेन की ही फैक्ट्री थी, वो इसी के रिसाव की वजह से हुआ था। ताजे गाय के गोबर में मीथेन 75%। ताजे गाय के गोबर में जो मीथेन होता है, वो मीथेन जो होता है बदबू करता है, गंध मारता है अलग तरीके का। जैसे जब धान उनका रोपाई होता है, धान में खादी उदी पड़ जाता है, कुछ दिन बीत जाता है, तो उसमें से गैस निकलती है, वो भी मीथेन ही होती है। मैगी, मोनोसोडियम ग्लूमेट। देखिए, जहाँ पे एट लगा होता है वो जहरीला टॉक्सिक होता है। देखिए, यहाँ पे भी मोनोसोडियम ग्लूमेट लगा है तो टॉक्सिक है, मैगी में पाया जाता है। ब्रेड में क्या पाया जाता है? पोटेशियम ब्रोमेट, ये भी टॉक्सिक होता है। CNG जो आप जानते ही होंगे, कार वगैरह में भरा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फॉर्म होता है, और इसमें 95% मीथेन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 95% मीथेन पाया जाता है CNG में। CNG गाड़ियाँ आप लोग जानते ही होंगे। CNG गाड़ियों में जो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भरा जाता है, इसमें 95% क्या होता है? मीथेन ही होता है 95। और LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG हमारे सिलेंडर में भरा रहता है। सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर में भरा रहता है, जो गैस सिलेंडर में भरा रहता है, वो कौन सा गैस रहता है दोस्तों? वो आपका जो सिलेंडर में भरा रहता है वो कौन सा गैस? LPG रहता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोपेन होता है, मेथेन होता है, ब्यूटेन होता है। मैक्सिमम क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो इसकी गंध होती है, LPG में गंध आती है, इथिल मरकैप्टल डाला जाता है, जिसे
थियोएथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थियोएथेनॉल मेथिल मरकैप्टल बोलते हैं। ईएमसी डाला जाता है एलपीजी में। ये ऊपर से डाला जाता है जिससे गैस का रिसाव हो सिलेंडर में तो पता चल सके, इसलिए ऊपर से मेथिल मरकैप्टल डाला जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोग, ये जो ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, हरित गृह गैस बोलते हैं। और इसके बाद आपका जो कोल एक्सपोजिव जो कोयला के एक्सपोजिव में यूज होता है विस्फोट में, वो भी मीथेन होता है। धान के खेत में हम आपको बताएं खाद डालने के बाद काफ़ी दिन बाद दुर्गंध जो महकता है वो मीथेन की वजह से होता है। और गाय के गोबर में भी, ये ताज़ा गोबर है गाय का, तो उसमें भी 75% मीथेन होता है। मीथेन का हमने यूज आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं एथेन की ओर। एथिलीन या एथेन, दो लगा हुआ है कार्बन C2H4, यानी क्या हो गया आपका? ये आपका एथेन हो गया। देखिए यहाँ से आप CnH2n, यानी एक रखने पे कितना होगा? 2n, एक रखने पे +2, यानी ये देखिए फार्मूला हो गया मीथेन का। मीथेन मतलब एल्केन का। एल्केन का फार्मूला क्या हो गया दोस्तों? देखिए हम यहीं से फार्मूला निकाल दिए। एक रखने पे C1 और इसके बाद H 2 × 1 + 2, यानी CH4 आ गया। तो यानी एल्केन का हो गया मीथेन। और एल्कीन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए आप C2H4 यानी CnH2n, जस्ट डबल हो गया है। यानी यहाँ पे यदि दो रखेंगे तो, क्योंकि मेथ है, मेथ जो होता है वो एक होता है, एथ जो होता है दो होता है। मेथ, एथ, प्रोब्यूट, तो आपका मेथ के बाद एथ आता है, तो एथ है तो यहाँ पे दो रहेगा, C2 और H 2 दूनी 4, CH4, यानी ये क्या हो गया? एल्कीन का। एथिलीन इसीलिए बोलते हैं, एल्कीन समूह का हो गया एल्कीन का। एल्कीन फिर एल्काइन आता है। अभी आपको आगे एल्काइन भी बताते हैं, एल्काइन का भी एग्जाम्पल। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो मेथेन है वो एल्केन समूह का है, और जो ये एथिलीन है या एथेन है ये एल्कीन समूह का है। एल्कीन एल्काइन होता है तीन। देखिए इसके बाद प्लांट हार्मोन्स नेचुरल गैस फार्म में, ये जो प्लांट हार्मोन में जो प्लांट में जो होता है हार्मोन, वो नेचुरल फार्म के रूप, गैस फार्म के रूप में एथेन ही होता है। फलों को, इसका यूज सबसे ज़्यादा किस में एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि एथिलीन का या एथेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? फलों को पकाने में। फलों को पकाने में एक और गैस यूज किया जाता है जिसे हम C2H2 बोलते हैं, वो आपका एस्टिलीन होता है, उसका भी यूज किया जाता है, C2H2 बोलते हैं। देखिए इसके बाद फलों को पकाने में, इसके बाद पॉलीथीन बनाने में भी आपका एथिलीन का उपयोग किया जाता है। कोल गैस में भी किया जाता है, और पेट्रोल गैस में भी इसका उपयोग किया जाता है, एथेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम एस्टिलीन की बात करेंगे। जो देखिए वो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका एथेन का प्रयोग किया, एथिलीन या एथेन का, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H4। एथिलीन का एथेन का प्रयोग है, जबकि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने में C2H2 का प्रयोग किया जाता है, जिसे एसिटिलीन बोलते हैं। ये देखिए एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन एक कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में C2H2 प्लस कार्बाइड भी डाला जाता है, उसके साथ कार्बाइड भी मिला रहता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। जैसे हम फलों को पकाने, जैसे केला वगैरह हमारे यहाँ छोटा छोटा फड़ा हुआ है, फल लिया हुआ है, उसे यदि नहीं पक रहा, ज़्यादा दिन से हो गया, तो उसको हम पकाने के लिए ये होता है जल्दी से ले आए, पक जाएगा, डाल देंगे तो उसको मिला के रख देते हैं C2H2 और कार्बाइड, इसी का मिक्सर होता है जो हम लाते हैं फलों को पकाने के लिए, उसी से फल पक जाता है। और देखिए बिल्डिंग में C2O2 प्लस C2H2, यानी ऑक्सीजन प्लस एस्टिलीन का प्रयोग, ऑक्सी एस्टिलीन जिसे बोलते हैं, इसका बिल्डिंग में भी उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सी एस्टिलीन में भी। देखिए अगला कार्बन का कंपाउंड है CHCl3, यानी क्लोरोफार्म, जो बेहोशी में काम आता है, बेहोशी में कार्य होता है, काम आता है क्लोरोफार्म का। देखिए अगला कंपाउंड है C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया, ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये मेथेनॉल होगा जो टॉक्सिक जहरीला होता है। एथेनॉल जो होता है पीने वाली शराब जो यूज किया जाता है, ये न्यूरस सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब कर देता है। और इसके बाद स्पिरिट ऑफ वाइन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कीटाणुनाशक के रूप में एज ए सॉल्वेंट की तरह कार्य किया जाता है। साफ और ड्यू और परफ्यूम वगैरह में एथेनॉल का यूज किया जाता है। और उसके बाद मेथेनॉल का यूज कहाँ किया जाता है? टॉक्सिक एल्कोहल, जहरीला शराब होता है, इसका उपयोग वुड स्पिरिट में किया जाता है, कच्ची शराब बनाने में किया जाता है। कच्ची शराब में बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। और देखिए पावर एल्कोहल,
जो पावर एल्कोहल कभी कभी गाड़ियों में डाला जाता है। पावर एल्कोहल के फार्म में क्या होता है, गाड़ियों की लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए तो पेट्रोल प्लस एल्कोहल का ही मिला के डाला जाता है। पावर एल्कोहल में पेट्रोल प्लस एल्कोहल मिला के डाला जाता है। पावर एल्कोहल गाड़ियों की थोड़ी लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए डाला जाता है। देखिए एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए यहाँ एल्केन के बीच में एक बंध होता है, एल्कीन के बंध में डबल बंध, और एल्काइन के बंध बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिसके जब असंतृप्त अनसेचुरेटेड कार्बन जलते हैं तो बर्तन काले पड़ जाते हैं। जब असंतृप्त कार्बन सैचुरेटेड जलेंगे तो बर्तन काले नहीं पड़ेंगे, यदि अनसंतृप्त कार्बन जलते हैं तो बर्तन काले पड़ जाते हैं। देखिए इसके बाद एल्केन का पैराफिन वैक्स कान की दवा में बनाने में ऑयली लिक्विड होता है, एस्टिलीन इसको बोलते हैं। इसके बाद संतृप्त, असंतृप्त और असंतृप्त, इसको ये भी संतृप्त केवल एल्केन बस संतृप्त होता है, बाकी यानी सैचुरेटेड होता है, बाकी सब अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं। देखिए इसका सूत्र CnH2n, देखिए हम बताए थे ना एल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2। अब इसके बाद CnH2n, देखिए यहाँ पे हमने CnH2n बताया था, यहाँ पे CnH2n+2 बताया था एल्केन का। ये एल्कीन का हो गया, ये एल्कीन का हो गया, एल्कीन का हो गया। अब एल्काइन का क्या सूत्र होता है दोस्तों, CnH2n-2। अरे देखिए एक एल्केन हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, Cn, ऐसे याद करने का तरीका, CnH2n-2 तो एल्काइन हो गया। और जो बीच में होता है जस्ट डबल होता है, CnH2n। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, मीथेन दे देंगे, CH4। इसका एग्जाम्पल देंगे, क्या देंगे, मेथेन, एथीन दे देंगे, एथीन या एथिलीन, एथिलीन, एथाइन, जिसे क्या बोलते हैं, C2H4, C2H4। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे देंगे, C2H2 यानी एस्टिलीन। देखिए तीनों का एग्जाम्पल भी हो गया, तीनों आपको बता भी दिए। देखिए इसमें दिया भी है C2H2, C2H4 यानी एल्कीन, एथिलीन या एथाइन, और इसके बाद एस्टिलीन और ये मेथेन। धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को पीरियाडिक टेबल पढ़ाएंगे। पीरियाडिक टेबल थोड़ा लंबा है, इसलिए आज हम वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।